बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा मौजू होगा, हम आज इस प्रोग्राम में जिस मौजूआत पर बात करेंगे वो अस्काते हमल, रिकरेंट मिसकैरेजेस या इसके अलावा हमल की जो पेचीदगियाँ होती हैं उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम ये देखते हैं कि डेली बेसिस पे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार पेशेंट डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ रिपोर्ट होते हैं। ख़ास तौर पर माएँ अपनी बच्चियों को लेकर जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आती हैं तो वो ये पूछती हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी बेटी जो है वो हामला हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसके दौरान भी कभी कभी इसको स्पॉटिंग होती है, लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है, अनकंफर्टेबल जोन में रहती है, वॉमिट की कैफियत है। समटाइम हमारे ख़ानदान में भी कई बच्चियों को ऐसे हुआ, 2-3 महीने के बाद उनकी प्रेगनेंसी जो है वो वेस्ट हो गई। इनको अठरा की बीमारी है, ये इनको हमल के ऐसे मसाइल होते हैं, हमारे ख़ानदान में ये लाजमी होता है। तो हम इन सारे मौज़ूआत पर आज अपने प्रोग्राम में ये कोशिश करेंगे कि आपके जहनों के अंदर उठने वाले हर सवालात की अक्कासी करें और डिफरेंट एंगल्स के साथ अपने एक्सपर्ट के सामने आपके सवालात को रखें और कोशिश करेंगे कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज़हरा सफदर, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं और एविसिना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है उसको देख भी रही हैं और इसके अलावा अपनी जो खिदमात हैं वो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स में भी दे रही हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। जब भी हम आपको बुलाते हैं और शॉर्ट नोटिस पे बुलाते हैं और आपने कभी भी इनकार नहीं किया, तो इसलिए आपको मोहब्बतों भरा सलाम। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि लोग आपके भी क्लिनिकल ट्रायल में ज़्यादा रिपोर्ट होते होंगे, हमारी चूँकि ये फील्ड थोड़ी हट के है तो इसलिए लोग तो आते हैं हर तरह। तो क्या हमल की जो पेचीदगियाँ होती हैं एक आम आदमी के समझने के लिए क्या होती हैं? आमतौर पे हमल की पेचीदगियाँ जो है जो पहले 3 महीने हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो बहुत से चेंजेस बॉडी में आते हैं। जैसे आप पहले कह रहे थे कि वॉमिटिंग, नोज़िया, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर थोड़ा फॉल कर जाना, ये कॉमन चीज़ें हैं जो प्रेजेंट करते हैं। कुछ लोगों को स्पॉटिंग और ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। जिन लोगों को स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होती है वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद हमल ज़ाया ही हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। हालांकि ये दुरुस्त बात नहीं है। कुछ दफ़ा वैसे ही थोड़ी सी स्पॉटिंग हो जाना नॉर्मल है और कई दफ़ा वाकई ये मिसकैरेज का इंडिकेटर बन जाता है और आगे जाके ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू ही नहीं करती। मिसकैरेजेस जो है वो हमारी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और उसका सबसे जो कॉमन वजह है कि फैमिलीज़ में शादी होती है, कज़न मैरिजेस होती हैं और वो फैमिलीज़ में रन करने लग जाती हैं चीज़ें, क्योंकि जिनियाती मसले, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, जेनेटिक डिसऑर्डर्स फैमिलीज़ में रन करते हैं और फिर आपस में कज़न्स की शादी होने की वजह से वो डोमिनेट करने लग जाते हैं और फिर इस तरह मिसकैरेजेस के चांस बढ़ते चले जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देखते हैं कि सम टाइम ऐसी पेशेंट भी आती हैं, वो कहती हैं कि मुझे 8 हफ्ते या 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो चुकी है, मुझे कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, कोई हिलजुल नहीं हो रही। तो ऐसी कंडीशन में जब वो अल्ट्रासाउंड लेके आती है तो बच्चे की धड़कन नहीं आ रही होती, इसकी वजूहात क्या होती है और इसको ट्रीट कैसे करते हैं? अच्छा, जो 8-9 हफ्ते की प्रेगनेंसी में पेशेंट को तो वैसे मूवमेंट वगैरह फील नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत छोटी प्रेगनेंसी होती है। उसकी जो अंदर तो अगर अलाइव बेबी भी होता है तो भी मूवमेंट परसीव नहीं करते। हाँ, यूजुअली लोअर एब्डोमिनल पेन या हैवीनेस, कभी ब्राउनिश डिस्चार्ज, कभी ब्लीडिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। अल्ट्रासाउंड कराने पे धड़कन नहीं नज़र आती। जब धड़कन नहीं नज़र आती तो हम इमीडिएटली जो है वो उन्हें ये नहीं कहते कि मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज के लिए कुछ शराइत हैं। हम लोग पहले उन्हें देखते हैं कि एज कितनी है फीटस की, प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है और वो जो फीटस है वो कितने वीक्स का नज़र आ रहा है। अगर उसमें डिस्क्रिपेंसी है, मतलब वो पीछे रह गया है और ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो वो हम मिसकैरेज लेबल करते हैं। और अगर बहुत अर्ली अल्ट्रासाउंड करा लिया तो कई दफ़ा भी धड़कन बनी ही नहीं होती, तो उस पर हम उन्हें वेट करने का, अमूमन हम कहते हैं कि 2 हफ्ते वेट कर लें, ये अपना प्रेगनेंसी अपना फेट खुद ही डिसाइड कर लेगी। तो बहुत अर्ली डायग्नोसिस भी जो है वो कई दफ़ा ठीक डायग्नोसिस नहीं होता। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है रिकरेंट मिसकैरेजेस, अस्काते हमल,
इसकी रिकरेंट मिसकैरेजेस होने की एक मोटी मोटी जो वजूहात होती हैं, आम बंदा अगर समझे तो कैसे समझे? अच्छा, मोटी मोटी वजहों में सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, ठीक है, कि वो कंपैटिबल विद लाइफ ही नहीं है। दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। मतलब कि उनमें इतना मेजर मसले हैं जो 46 क्रोमोसोम्स पूरे नहीं हैं या ज़्यादा हैं या कुछ डिलीट हो गए हैं, तो वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करेगी, क्योंकि वो वायबल प्रेगनेंसी नहीं, वायबल फीटस ही नहीं होगा, उसकी कोई ना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं डेवलप होगी जो आगे जाके लाइफ के साथ कंपैटिबल ही ना हो। ऐसी प्रेगनेंसीज आमतौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से आगे नहीं चलती, और 70% रीजंस यही दो चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ एक दफ़ा ही मिसकैरेज करा सकते हैं, जैसे कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं, मीजल्स, माम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स और इस तरह के और वायरल इन्फेक्शंस, वो भी एक दफ़ा मिसकैरेज कर सकते हैं, लेकिन बार बार, जैसे हम जिसके बारे में आज बात करें, रिकरेंट मिसकैरेज नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा किसी का एक दफ़ा मिसकैरेज हो तो वैसे ही उसमें 5 गुना ज़्यादा चांस हो जाता है कि आगे भी रिपीट मिसकैरेज हो जाए। तो रिकरेंट मिसकैरेजेस वाले पेशेंट्स इसलिए बार बार मिसकैरी करते हैं। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जो लोगों की एक मिथ है कि रिकरेंट मिसकैरेजेस जिसके होना शुरू हो जाएं, वो औरत जो है वो प्रॉपर जो है वो माँ नहीं बन सकती, या बार बार उसको यही हमल होता है, इस तरह के मसाइल होते हैं? क्या ये हर दफ़ा रियलिटी? ऐसे नहीं है, ये 100% नहीं है। हाँ, कुछ लोगों में रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, कुछ लोगों के मिसकैरेज के साथ अलाइव बेबीज होते हैं, फिर से मिसकैरेज हो जाता है, और कुछ लोगों की सारी ही प्रेगनेंसीज ठीक होती हैं। तो ये वेरिएशन है। हम डर जल्दी जाते हैं, और फिर सोशल प्रेशर्स इतने ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग बहुत जल्दी डिसीजन में चले जाते हैं कि इसके तो हर दफ़ा ऐसे होगा, चाहे वो 1 या 2 दफ़ा ही हुआ हो। तो रिकरेंस तो है, लेकिन हर किसी 100% नहीं है। ठीक है। डॉक्टर साहब, रिकरेंट मिसकैरेजेस में डिप्रेशन, खुराक, इन्वायरमेंटल चेंजिंग का कितना रोल है? अच्छा, सबसे जो कॉमन रीज़न है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है। ठीक है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी जो है वो हमारी पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन है। हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उस तरह कच्ची नहीं खाते, तो वो उसमें सबसे रिच सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड स्पिनच और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, तो वो हम खा नहीं रहे होते, तो और अमूमन हमारी डाइट भी ऐसी नहीं होती, तो फिर और साथ साथ ऐसे कि हम उसको सप्लीमेंट भी पहले करना नहीं शुरू करते। कोई भी यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए तैयारी नहीं करता। जैसे पूरी दुनिया में प्री नेटल चेकअप होता है, जो प्रेग्नेंट होना चाहता है वो पहले जाके डॉक्टर से मिलता है, अपने आप को एक दफ़ा एवेल्युएट कराता है कि मेरे में कोई डेफिशिएंसी, कोई मसला, अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर है तो उसमें कोई मतलब इस वक्त मैं ऐसी कंडीशन में हूँ कि प्रेगनेंसी स्टार्ट कर लूँ और फिर कंटिन्यू हो, मिसकैरी ना कर जाए या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए। पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं है। अज्यूम कर लिया जाता है कि शादी हो गई है तो अगले ही महीने प्रेगनेंसी शुरू हो जाए, और अक्सर जो हमारी लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा डाइटिंग और वेट लॉस के चक्कर में होती हैं, पिछले 6-8 महीने से सही तरह डाइट भी नहीं ले रही होती। उसकी वजह से फॉलिक एसिड डेफिशिएंसीज कॉमन है, और फिर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से सिंगल मिसकैरेज तो ज़रूर हो सकता है एक दफ़ा। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ अगर हम कोलेट करें, यानी जैसे लोग ये कहते हैं कि इसको अठरा की बीमारी, इस खानदान में तो रिकरेंट मिसकैरेजेस होने ही होने, तो क्या ये रियलिटी है, मिथ है, या अठरा क्या है? अठरा की बीमारी एक ग्रुप ऑफ एक है, पूरा ग्रुप है। उसमें ये होता है कि उस पेशेंट में मिसकैरेज होने का चांस भी होता है, उसमें बेबी की ग्रोथ रुक जाने का चांस भी होता है, पेट में बच्चा फौत हो जाने का चांस भी होता है, और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो अपने खून में मौजूद होती हैं, जो प्रेगनेंसी में जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लेसेंटा, उसकी डेवलपमेंट और उसकी ब्लड सप्लाई डेवलप होने में प्रॉब्लम्स लेके आती है, जिसकी वजह से या तो अर्ली ऑन मिसकैरेज हो जाता है, या सेकंड पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में ग्रोथ के मसले शुरू हो जाते हैं, बच्चे के गिट का पानी कम होने लगता है, या कई दफ़ा तीसरे पार्ट में बच्चा पेट में ही फौत हो जाता है। अगर इनमें से कुछ भी 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा हो तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट होते हैं जो अगर पॉजिटिव आए तो ही हम उन्हें अठरा लेबल कर सकते हैं, हर किसी को अठरा नहीं कहा जा सकता। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने ये कहा कि अगर इस तरह की कंडीशन हो तो फिर एक डॉक्टर डिसाइड करता है इन सारी चीज़ों को देख के कि ये अठरा है या नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अठरा अगर है तो उसका इलाज क्या है? बिल्कुल, अठरा का इलाज है, अगर हमने उनको ऑलरेडी डायग्नोज किया हुआ है कि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं और APLS सिंड्रोम है पेशेंट को, तो हम उनके जब प्रेग्नेंट वो होती हैं, एक तो फॉलिक एसिड पहले से शुरू करते हैं, और प्रेगनेंसी टेस्ट फॉलिक पॉजिटिव होने पे हम लो डोज एस्पिरिन स्टार्ट करते हैं,
और अगर हार्ट बीट जब बन रही होती है तो उसके साथ ही हम हेपरिन इनको देना शुरू कर देते हैं, और वो हेपरिन पूरी प्रेगनेंसी रोज़ाना जो है वो 1 इंजेक्शन रोज़ का लगता है उसका, और उससे जो है आउटकम्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव होते हैं। जिन लोगों के लेट मिसकैरेजेस हो रहे हैं या ग्रोथ के मसले हो रहे हैं या बच्चे पेट में फौत हो रहे हैं, उनके आउटकम्स काफ़ी हद तक चेंज हो जाते हैं और उनके पास अलाइव हेल्दी बेबीज़ आ जाते हैं। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, इस तरह की जो पेशेंट होती है उसको डिप्रेशन से बचाना कितना ज़रूरी होता है? डिप्रेशन मेरे ख्याल से 50-50 है, 50% डिप्रेशन है और 50% एक्चुअल प्रॉब्लम है। जो सोशल प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि हर कोई हमारा मुंह देख रहा है कि जी प्रेगनेंसी हुई है, सबसे पहले तो सवाल ये है, और अगर हो गई है तो सबको पता चल जाए, और अगर खुदा न खास्ता मिसकैरेज हो गया तो फिर हर जो खातून या फैमिली का जो भी मेंबर या मोहल्लेदार जो आएगा वो एक नई थ्योरी पेश करेगा कि जी इस वजह से हुआ है, अब इसका अंडा खाना बंद कर दें, अब इसका गोश्त खाना बंद कर दें, अब इसका खाना खाना ही बंद कर दें, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये है। कोई ये नहीं देख रहा कि वो साइकोलॉजिकली कितनी डिस्टर्ब है। ग्रीफ या प्रॉब्लम या दुख तो उनका है, बाकी सब समझते हैं कि उनका नुकसान हुआ है, हालांकि नुकसान तो माँ का हुआ है ना। अभी तो वो बेबी तो दुनिया में भी नहीं आया था, इमोशनल या फिजिकल अटैचमेंट तो सिर्फ माँ ही की थी ना, और हम उसको डील करने की बजाय बाकी सब चीज़ों को डील करने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि हमारे जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्रेगनेंसी प्लान होती है और यहाँ पे हादसाती तौर पे होती है, तो प्लान करने का और बगैर प्लान के प्रेगनेंसी का दोनों में फ़र्क आप क्या समझते हैं? आप देखें डेली रूटीन में कोई भी चीज़ आप प्लान करके करते हैं तो उसका आउटकम हमेशा बेहतर होता है, और अनप्लान चीज़ों में बहुत से मसले भी आते हैं जो हम लोगों ने सोचा नहीं होता कि आगे जाके ये हो सकता है या ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो उन अनप्लान्ड जो इवेंट्स हैं वो हमेशा उनका आउटकम उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना प्लान चीज़ों का होता है। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई पेशेंट किसी दवाई पे है जो हमल के लिए अच्छी नहीं है, तो हमें पहले ही उसे कन्वर्ट करके किसी सेफर ड्रग पे लेके आना चाहिए, पहले से सप्लीमेंटेशन शुरू करनी चाहिए। वो फैमिली ग्रो करने के काबिल है, पूरे दोनों कपल, ये पहले से असेस करना चाहिए। नहीं तो जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं मिसमैनेजमेंट और डायग्नोसिस को डिले करने में ना, तो वो चीज़ें हमें पहले से देख के फिर स्टेप अप करना चाहिए। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि शादी हो गई है तो बस अब प्रेगनेंसीज होती चली जाएंगी, और चाहे हम अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे हम फिजिकली अफोर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, ये कोई नहीं देखता। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ये देखते हैं कि ग्रोथ रुक गई बच्चे की, ठीक है, और स्कैन हो गया, उसमें भी ये पता चला कि ग्रोथ नहीं हो रही, अब उसका अगला हल क्या होता है? अच्छा, हमें कंफर्म हो गया कि मिसकैरेज ही है, उसकी डिफरेंट टाइप्स है। अगर पेशेंट खुद ब्लीड कर रही हैं तो इसका मतलब है कि ज़्यादा चांसेस है कि वो पूरा का पूरा फीटस एक्सपेल कर देंगे। ठीक। अगर वो खुद ब्लीड नहीं कर रही तो हम उन्हें नेचुरली 7 डेज वेट करा सकते हैं कि भाई अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो बॉडी ने उसको अपनी बॉडी इजेक्ट आउट करना है, एक्सपेल ही करना। या अगर वो एंग्शियस हैं या हम वो चाहती हैं कि टर्मिनेशन हो तो मेडिकल टर्मिनेशन है, मेडिसिन से भी हम टर्मिनेट करा सकते हैं, पर उसमें हमें नहीं पता किस दिन मेडिकल टर्मिनेशन शुरू होगी और वो कितना ब्लीड कर सकती है, वो थोड़ा सा रिस्की है लेकिन फिर भी एडवाइजेबल है। और तीसरी ऑप्शन होती है कि हम पेशेंट की ENC या DNC करके प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को एवैक्यूएट कर लें। ये तीनों ऑप्शंस हैं। अब पेशेंट कब मेंटली और फिजिकली फिट है इस चीज़ के लिए और इनमें से क्या ऑप्ट करता है, ये पेशेंट की डिसीजन है। हम ऑप्शंस दे सकते हैं और जो वो ऑप्ट करेगा उसके साथ उनके साथ चल के वो काम कर सकते हैं। ये डॉक्टर का सोल डिसीजन नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि जब ग्रोथ रुक जाती है या स्कैन ऐसा कन्फर्म हो जाता है तो हमारे यहाँ पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, कुछ टैबलेट रखना शुरू कर देते हैं, कुछ लेना शुरू कर देते हैं। जब वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में लैंड होते हैं तो वो बता रहे होते हैं कि मैं तो 10, 12, 15 टैबलेट खा चुकी हूँ या तो अब इसका जो हल होता है, इन टैबलेट का नुकसान क्या है और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? अच्छा, टैबलेट्स जो है ना आमतौर पे ओवर द काउंटर नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में तो हर चीज़, मुझे लगता है जहर भी ओवर द काउंटर मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो वैसे ही ये ड्रग भी, इसकी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स है। इसके साथ बहुत तेज़ बुखार हो सकता है लोगों को, बहुत तेज़ जो है वो मैदे के मसले हो सकते हैं, डायरिया बहुत कॉमन है। तो वो पेशेंट्स हमारे पास एक पूरा पत्ता खा के आती हैं, अपनी तरफ से पूरी डॉक्टरी करके आती हैं। तो फिर हमारे पास अब गोलियां देने की ऑप्शन तो नहीं है, फिर हम ENC या DNC की तरफ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर तो हर चीज़ का ऑपरेशन कर वो डॉक्टर वाले स्टेप्स तो काफ़ी वो खुद ही घर से ही करके आ जाते हैं। और फिर अगर वो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है मेडिकल चीज़ तो फेल हो गई है, तो फिर से दोबारा वही चीज़ तो हम भी नहीं करते, हम नेक्स्ट स्टेप पे ही जाते हैं।
और अगर वो पेशेंट ब्लीड करती भी हैं तो कई दफ़ा वो शॉक में रिसीव होती हैं, ऐसे? हमें मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करनी पड़ती हैं, खून बनाने वाली ड्रिपें लगानी पड़ती हैं और एक केओस और इमरजेंसी हो जाती है। ब्लड जब लगता है रिएक्शंस के चांसेस हैं, तो एक छोटा सा मसला जो आसानी से हल किया जा सकता है, हमने खुद ही अनप्लान्ड सारी चीज़ें करके खुद उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। मैंने अपनी आंखों से बहुत दफ़ा पेशेंट को खुदा न खास्ता मरते हुए भी मिसकैरेज के साथ देखा है, लेकिन वो चीज़ किसी को भी नहीं एडवर्टाइज की जाती, ना उससे डराया जाता है कि भाई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करो, इसका आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आएगा हमें नहीं पता। मैं खुद भी गोली देते हुए डरती हूँ, वो पेशेंट खुद ही खा लेती है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है ना इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन भी वो मोहतात रह रहा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अगर ऐसे कोई पेशेंट जिन्होंने कोई टैबलेट खा ली लेकिन उनको चूंकि ब्लीडिंग नहीं हो पा रही या ब्लीडिंग नहीं होती, तो उनको कितना वेट करना चाहिए या बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए या अपने डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए? उनको आके इवैल्यूएट होना चाहिए, यानी वो डॉक्टर के पास लैंड करें? बिल्कुल, डॉक्टर के पास आए, एग्जामिन हम करेंगे, क्यों ऑस ओपन नहीं हो रही, किस तरह की ऑस है, हमें अंडर एनेस्थीसिया करना है या हम भी कोई ट्रायल दे सकते हैं, वो डिसीजन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आए तो ज़ाहरा सफदर हमारे साथ मौजूद है, मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम। मेरे साथ डॉक्टर ज़ाहरा सफदर मौजूद हैं और बड़ी मज़े की मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं, और हम बात कर रहे हैं अस्काते हमल, रिकरेंट मिसकैरेजेस, 18 और इससे होने वाली जितनी भी हमल की पेचीदगियाँ हैं उसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारी बात हो रही थी कि कुछ पेशेंट ने टैबलेट खाई, ब्लीडिंग नहीं हुई, अब उनको कितना वेट करना चाहिए? अच्छा, अब ब्लीडिंग नहीं हुई तो मैंने तो यही कहा है कि एक दफ़ा डॉक्टर के आप पास आके एवेलुएट कराएं। कई दफ़ा वो गोलियां खा रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि पता नहीं मिसकैरेज नहीं हो रहा, और कई दफ़ा बच्चे की धड़कन आ जाती है। बहुत से पेशेंट ऐसे भी हैं जो काफ़ी गोलियां कई दफ़ा खुद से मिसकैरेज कराना चाह रहे होते हैं और अलाइव बेबी होता है तो, और वो मिसकैरी नहीं कर रहा होता। ठीक। कई दफ़ा मिसकैरेज को ट्रीट करते हुए हैं, घर में सेल्फ ट्रीट कर रहे होते हैं। मेरा तो मशवरा यही है कि एक दफ़ा डॉक्टर को आके एग्जामिन करा लिया जाए ताकि पता चले कि भी क्यों नहीं। कई दफ़ा वो ट्यूब में हमल होता है और ये मिसकैरेज के दवाइयाँ खा रहे होते हैं, वो भी बड़ी डेंजरस चीज़ है। तो एक दफ़ा एवेल्यूएट हो जाएं तो फिर से आगे आगे आपको क्लियर प्लान मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, क्योंकि ये तो ऑप्स जो है वो वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट, कोई सेट रूल नहीं है जो सब पे अप्लाई किया जा सके। पेशेंट की अपनी हिस्ट्री, अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसके मुताबिक ही हम दवाई दे सकते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आईओडी इंट्रायूट्राइन डेथ जो होती है ये बेसिकली क्यों होती है, और अगर होती है तो क्या इसको नॉर्मल डिलीवरी की तरह ट्रीट किया जाता है या इसकी डीएनसी होती है? अच्छा, आईयूडी जो है वो अब इंट्रायूट्राइन डेथ हम तब लेबल करते हैं कि जब बेबी वायबल हो। पाकिस्तान में वायबिलिटी की एज जो है वो 28 हफ्ते ऑनवर्ड्स है, जिसको 7 मंथ्स बोलते हैं। ठीक। अगर पेशेंट की हिस्ट्री ऐसी है कि प्रीवियस बहुत सी सर्जरीज नहीं हुई हुई या कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज नहीं हुई, तो आमतौर पे जब इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है तो हम चाहते हैं कि पेशेंट नॉर्मली विजाइनली ही डिलीवर कर जाए, और हमें एक और बर्डन उसको सर्जरी का ना पेशेंट को दें और उसके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्रेस ना उसकी बॉडी को दें। जब वो नॉर्मल डिलीवर हो सकता है तो नॉर्मल डिलीवर ही कराया जाए। तो एम तो ये होती है कि नॉर्मल डिलीवर कराया जाए। अगर हम नहीं सक्सेसफुल होते या हमारी इंडक्शन ऑफ लेबर फेल हो जाती है तो फिर अगर कोई चारा नहीं मिलता तो सर्जिकल हम रूट पे जाते हैं। अदरवाइज हमारी प्रेफरेंस नॉर्मल डिलीवरी ही होती है ज़्यादातर पेशेंट्स में। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, फर्स्ट रिकरेंट मिसकैरेजेस की अगर कोई अलामतें महसूस होती हैं, यानी 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 या 12 हफ्ते ग्रोथ नहीं हो रही बच्चे की, तो वो कह देते हैं कि जी इसको आपने अब इसको वेस्ट करवा लें क्योंकि ये बेसिकली आगे नुकसान देगा। तो क्या इसका वेट करना कोई नुकसान भी दे सकता है पेशेंट को? नहीं, आमतौर पे इतनी अर्ली प्रेगनेंसी में वेट करना नुकसानदेह नहीं होता। ठीक। हाँ, अगर पेशेंट ब्लीड बहुत ज़्यादा कर रही है तो फिर हम फ़ौरन यूट्रस को इवैक्यूएट करना चाहते हैं ताकि मदर की ब्लीडिंग रुक जाए। अगर ब्लीड करते करते काफ़ी दिन गुजर गए हैं या पेन बहुत सवेयर है तो फिर ठीक है, हम टर्मिनेट जल्दी करेंगे या एंड अप करेंगे, वरना ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे प्रेग्नेंट होना एक नेचुरल प्रोसेस है, मिसकैरेज होना भी एक नेचुरल चीज़ है, और बॉडी उसको खुद से एक्सपेल करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। हाँ, वो जब फेल हो जाए या ना हो सके तो फिर हम खुद से इंड्यूस कर देते हैं और खुद से वो कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, फर्स्ट रिकरेंट मिसकैरेजेस अगर किसी का है तो कौन सा ऐसा सेफ तरीका है जो आगे आने वाली प्रेगनेंसी में उसके लिए मुश्किलात पैदा ना करे?
मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि जी सबसे पहले अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर है तो उसको ऑप्टिमाइज कर लिया जाए। किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या कोई जिगर के मसला है, थायराइड का मसला है, कुछ भी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक इशू, उसको ऑप्टिमाइज करके एक बेहतर लेवल पे लेके आया जाए। फिर फॉलिक एसिड कम से कम प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से 3 महीने पहले से शुरू किया जाए और फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया जाए। उससे जो है इन दोनों चीज़ों से ही जो प्रेगनेंसी के आउटकम्स बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर मिसकैरेजेस पहले से होते हैं और वो डायग्नोज्ड हैं APLS के केस, तो फिर हम उसको लो डोज एस्पिरिन और हेपरिन भी अर्ली ऑन स्टार्ट कर देते हैं और फिर थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलाते रहते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, रिकरेंट मिसकैरेजेस से बचने के लिए जैसे कि आपने कहा कि फोलिक एसिड, कैल्शियम, मल्टीविटामिन या बाकी मिनरल्स जो हैं, इनका बुनियादी रोल क्या है? फॉलिक एसिड का तो रोल ये है कि वो न्यूरल ट्यूब जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनने में बड़ा रोल है, दिल के बनने में बड़ा रोल है। जब ये चीज़ें ठीक नहीं बनेंगी तो फिर प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। जब थोड़ी सी ग्रोथ होगी, दिल के बनने की बारी आएगी, तो दिल में धड़कन कैसे आएगी अगर वो एबनॉर्मल होगा? तो वो चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि वो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ से बचाए। और दूसरी, जैसे मैंने जेनेटिक और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की बात की है, वो तो फिर हम पहले से स्क्रीनिंग करें। बहुत से मुल्कों में स्क्रीनिंग बिफोर मैरिज अब रिकमेंड की जाती है, जिनमें बहुत ज़्यादा कॉमन थी कज़न मैरिजेस। तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी सोसाइटी में भी डेवलप करें और इसको प्रोपोगेट करें कि हम एक दूसरे कज़न मैरिज से पहले कम से कम कुछ टेस्ट करा लिए जाएं, ये सेफ़ भी है या नहीं, क्योंकि ये तो फिर सारी ज़िंदगी का एक प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है। एबनॉर्मल बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं या उनमें बार बार नुक्स हो रहे हैं तो पूरी फैमिली के लिए एक बहुत इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है ये। तो हेल्दी बेबीज़ अगर नहीं आ रहे तो फिर पूरी काफ़ी सालों के लिए माँ बाप दोनों जो हैं वो बर्डन में ही रहते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे कि DNC का भी हमने जिक्र किया था, जब DNC करवाने के लिए लोग जाते हैं तो कोई अगर आम एक पेशेंट ये समझे कि मैंने अगर DNC सेफ हैंड में करवानी है तो वो सेफ हैंड क्या होंगे? सेफ हैंड डॉक्टर। पाकिस्तान में DNC हर कोई कर देता है। दाई, नर्स, घर के करीब किसी ने क्लिनिक बनाया हुआ है, ये कोई वेरीफाई नहीं करता कि वो डॉक्टर भी हैं या नहीं है। जो दाइयां LH भी हैं और घरों में जाके बिल्कुल वो घरों में जाके DNC कर रही हैं, वो अपने सेंटर्स में DNC कर रही हैं और वो अनसेफ है। स्टरलाइजेशन है नहीं है, वो क्या ड्रग यूज़ कर रहे हैं, क्या डोज दे रहे हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, वो कितने स्टरलाइज, उनसे इन्फेक्शन तो नहीं हो रही, अगर वो कंप्लीट इवैक्यूएट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, या खुदा न खास्ता यूट्रस के अंदर कोई होल हो गया है और करते करते वो कई दफ़ा आते भी उनमें भी सुराख हो जाते हैं, क्योंकि अनट्रेन्ड हैंड्स तो कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना या हॉस्पिटल चले जाना सबसे बेहतरीन आइडिया इस सूरत में। असल में हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ये होता है ना कि डॉक्टर ज़हरा सफदर के साथ अगर एक नर्स ने काम किया ना 5 साल तो वो कहती मैं तो ज़हरा सफदर की ट्रेंड हूँ, तो लिहाजा मैं अपने क्लिनिक में बड़ा अच्छा काम करती हूँ। तो डॉक्टर साहब, जो रिकरेंट मिसकैरेजेस के ऊपर तो हम बात कर ही रहे थे, जैसे कि बीच में बात यह है कि अगर कोई 28 वीक्स पे प्रेगनेंसी जाती है तो वो डिलीवर करानी पड़ती है अगर IUD है। तो क्या अगर IUD हो गया किसी का तो उसके लिए भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करना आसान होता है या कोई डिफ़िकल्टीज? नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए, इमोशनल सपोर्ट मिल जाती है उससे, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बैलेंस आउट हो जाता है बंदा। जब एक ट्रॉमा में से गुजरता है तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डरता भी है और कई दफ़ा पूरी प्रेगनेंसी में एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन साइकोसिस भी लोगों को हो जाता है। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेना हमेशा बेहतर है और रीज़न इन्वेस्टिगेट कर लेना कि जब IUD हुआ है तो वो क्यों हुआ है। क्या शुगर थी जो हमें पता ही नहीं चली कि अनकंट्रोल चल रही है, क्या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल था, क्या APLS था, क्या बच्चे में कोई बड़े मेजर नुक्स थे जो हमने पहले कभी डायग्नोज नहीं हुए और जब वो बच्चा फौत हो गया तो पता चला। पाकिस्तान में हिस्टोपैथोलॉजी कराना या बच्चों की ऑटोप्सी कराना बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन ये हमेशा बहुत अच्छा आइडिया होगा कि अगर हम उसको इन्वेस्टिगेट करके क्लैरिफाई कर लें कि बच्चा अगर फौत हुआ है तो क्यों हुआ है, ताकि उसकी रिकरेंस में हम प्रिवेंट भी कर सकें और अगली दफ़ा वो हालात डेवलप होने से पहले एक्शन ले लें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, रिकरेंट मिसकैरेजेस के बाद कितना टाइम एक पेशेंट वेट करे कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करे? अच्छा, ये भी वेरी करता है उस पेशेंट की अपनी हिस्ट्री, उसकी एज, उसके सोशल सर्कमस्टांसेस पे ना। कुछ लोगों के लिए इमोशनल स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि हम कहते हैं कि आप आराम से 6 महीने का ब्रेक लें। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट सेट रूल कि भाई इतने महीने ब्रेक लेनी ही लेनी। कुछ लोग इमोशनली इतने लेवाइल होते हैं, वो चाहते हैं कि अगले महीने ही प्रेगनेंसी हो जाए, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, दोबारा से स्ट्रेस में बॉडी को लेके जाना,
तो हम पेशेंट की हिस्ट्री और उसके फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली कुछ Patient to लोगों को patient गाइड कर value. देते हैं, बिल्कुल, कि आपको थोड़ा ब्रेक ले लें या आप दोबारा से प्रेग्नेंट होने की कोशिश करें। ठीक है डॉक्टर साहब, रिकरेंट मिसकैरेजेस के लिए कोई एज फैक्टर भी होता है कि ज़्यादा एज में ज़्यादा होते हैं, कम एज में होते हैं? बिल्कुल 35 ईयर्स के बाद जो है ना मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, और 40 के बाद तो ये 10 फोल्ड और ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए आमतौर पे कहा जाता है कि 35 से पहले पहले आप अपनी फैमिली कंप्लीट करें, क्योंकि उसके बाद एबनॉर्मल बच्चे होने में, सिंड्रोमिक बच्चे होने के चांसेस और मिसकैरेजेस होने के चांसेस एक्सपोनेंशियली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, रिकरेंट मिसकैरेजेस से बचने के लिए अगर एक आम फैमिली अपनी पहले ब्लड इन्वेस्टिगेशन या बाकी चीज़ों को मैनेज करना चाहे तो कैसे करें? मिसकैरेज अगर बचना है तो बचने के लिए तो ऐसा इतना कोई हमारे पास नहीं है। हाँ, एक आधी दफ़ा मिसकैरेज हो गया है तो फिर हम एंटीबॉडीज़ उन्हें एडवाइस कर देते हैं कि आप ये करा लें, अगर आपको लग रहा है कि ये रिकरेंट मिसकैरेजेस ही हैं। क्योंकि हम वही बात है, हम हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सीज नहीं कराते वो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन की जब मिसकैरेज होता है, कि इसकी बेसिक कि रीज़न उस पर रीज़न ढूंढ ले, जेनेटिक रीजन। अब तो जेनेटिक टेस्ट फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है लाहौर में और बड़े बड़े शहरों में, तो वो हम टेस्ट करा लें। थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको रीज़न पता चले तो फिर उस पर हम इन्वेस्ट कर लें और वो रीज़न ढूंढ लें, ताकि अगली दफ़ा हमें पता हो कि ये रीज़न है, ये रिकरेंट है भी या सिंगल टाइम ही हो सकता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जब भी प्रेगनेंसी को प्लान कर लेता है, औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, तो पहला अल्ट्रासाउंड आप बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट कब एडवाइस करती हैं? पहला अल्ट्रासाउंड अगर उसकी हिस्ट्री में कोई ऐसी खतरनाक या पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी या पहले मिसकैरेजेस की हिस्ट्री नहीं है, तो आई गो अराउंड 10 to 12 वीक्स। उसको डेटिंग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। वो पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे आमतौर पे किया जाता है, और उसमें जो है वो नंबर ऑफ फीटसेस के एक है या ट्विन्स हैं, और उसकी हार्ट बीट है या नहीं है, और यूट्रस का मुंह खुदा नौस्ता खुल तो नहीं रहा, और उसके अलावा उसकी एज क्या है, वो बहुत प्रिसाइजली हमें पता चल जाती है। उस स्कैन के बेसिस पे हम एंड तक ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कैलकुलेट बड़े प्रिसाइजली करते हैं, और उसकी दी हुई एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी असली एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बहुत ज़्यादा करीब होती है आमतौर पर। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, कंट्रासेप्शन के लिए कुछ लोग हमने देखा है कि वो टैबलेट यूज़ करते रहते हैं, यानी 24 आवर्स वाली, 36 आवर्स वाली या 48 आवर्स में कोई ना कोई टैबलेट दे के वो कोशिश करते हैं कि इसको मैनेज कर लिया जाए। क्या इन टैबलेट का यूज़ भी रिकरेंट मिसकैरेजेस की वजह बन सकता है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो रिकरेंट मिसकैरेजेस तो नहीं कराती, लेकिन ये एक इमरजेंसी ड्रग है। हाँ, कभी कभी यूज़ की जा सकती है। पाकिस्तान में इसको एज ए रूटीन कॉन्ट्रासेप्शन कर लिया जाता है, बिल्कुल ऐसे। हम 6 महीने में 2 दफ़ा से ज़्यादा ये टैबलेट नहीं खा सकते, लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो 1 महीने में 2-3 दफ़ा खा लेते हैं। वीक में 2-2 3-3 दफ़ा लोग खाते हैं, हमारे पास आते हैं। उससे बहुत अच्छा है कि हम कोई ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करें जो खुद से लॉन्ग टर्म एक्ट कर ले, या हमें इमरजेंसी के तौर पे वो गोली खाने की बजाय हमें किसी फिक्स मेथड के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए, ताकि हम कंफर्टेबल भी रहें और हर थोड़े दिन के बाद एक हार्मोन की हाई डोज हमें ना मिले। क्योंकि अगर हम वो खाएंगे तो अगले 3-4-6 महीने तक हमारे जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं। नेचुरल साइकिल एक तरफ चलता रहता है और एडिशनल हार्मोन्स जो हैं वो स्पॉटिंग, ब्लीडिंग साथ साथ कराते रहते हैं। तो पेशेंट कंफ्यूज रहती हैं कि वो प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है, ये पीरियड है या वो पीरियड था। तो वो सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है। और जो हार्मोन्स हैं वो वेट गेन, ब्लोटेडनेस, हेडेक, डिप्रेशन ये भी कराते हैं। तो फिर हमें एक ही साइकिल में अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि किसी फिक्स्ड मेथड के ऊपर शिफ्ट हो जाना ज़्यादा सेफ है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रासेप्शन की जो टैबलेट्स होती हैं, जो मंथली खाने वाली होती हैं, वो खाने के बाद भी पेशेंट हमारे पास आती हैं कि मेरा तो वेट बढ़ गया, मेरी तो कंडीशन ही बदल गई, मैं तो इसको फेंक रही हूँ, मैं तो नहीं खाऊंगी। तो उनको काउंसल कैसे करें? हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की साइड इफ़ेक्ट्स में वेट गेन है, लेकिन ये नहीं कि सारा वेट गेन सिर्फ उस हार्मोन की वजह से ही हो रहा है। हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो पेशेंट हार्मोनल टैबलेट्स नहीं लेना चाहते या उन्हें सूट नहीं कर रही या उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उनके लिए नॉन हार्मोनल मेथड्स हैं, जिसमें सबसे कॉमन कॉपर आईयूसीडी है। ठीक है। जो साइकिल के साथ लिंक भी नहीं है, उसमें किसी भी किस्म का हार्मोन भी नहीं है, और वो लॉन्ग एक्टिंग भी है, और वो अप टू 10 ईयर्स एक कॉपर आईयूसीडी के साथ कॉन्ट्रासेप्शन हो सकती है। तो हम उस पर शिफ्ट कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, रिकरेंट मिसकैरेजेस होने के बाद पेशेंट अपने अज़वाजी ताल्लुकात कब से स्टार्ट कर सकता है?
मिसकैरेज के बाद जैसे ब्लीडिंग सेटल हो जाती है पेशेंट की, तो पेशेंट अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ सकता है जैसे, और 21 दिन मिसकैरेज के 21 दिन के बाद जो है वो अगला साइकिल शुरू हो जाता है, और अगले साइकिल में भी उतना ही प्रेग्नेंट होने का चांस होता है जैसे पिछले साइकिल में था। तो 21 दिन के बाद साइकिल रिज्यूम हो जाता है और अगले ही साइकिल में प्रेगनेंसी भी हो सकती है। अगर वो फिजिकल एक्टिविटी उसको रिज्यूम करना चाहें तो वो कर सकती हैं। सिर्फ ब्लीडिंग ही एक हिंड्रेंस होती है, तो वो जब ख़त्म हो जाए तो आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मियाँ बीवी दोबारा से ताल्लुक़ शुरू कर लें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, डिहाइड्रेशन प्रेगनेंसी को सेफ बनाने में, या हाइड्रेशन जो है वो उसको, डिहाइड्रेशन नुकसान कितना देती है और हाइड्रेशन सेफ कितना बनाती है? तो डिहाइड्रेशन बड़ी कॉमन है प्रेगनेंसी में। शुरू के दिनों में नोजिया, वॉमिटिंग और मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी पिया नहीं जाता। पानी का टेस्ट भी अच्छा नहीं बहुत से लोगों को लगता, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उसके अंदर अगर उसका लेमनेड बना लें, स्कंजवी बना लें, कोई जूस पी लें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, तो वो ब्लड प्रेशर लो होने वाले जो इंसिडेंसेस हैं, चक्कर आने वाले, हाइपोटेंशन होने वाले, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं और पेशेंट फ्रेश भी ज़्यादा रहता है। डिहाइड्रेटेड तो जो पेशेंट है उससे उन्हें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआईज वगैरह भी ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। बेशुमार सवाल आपसे किए जा सकते थे, क्योंकि जब आप हमारे सामने होती हैं हज़ारों सवाल माइंड में होते हैं, लेकिन स्टूडियो में होते हुए टाइम लिमिटेशंस होती हैं। हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। 2 मिनट हमारे पास मौजूद हैं। डॉक्टर ज़हरा सफदर का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? थैंक यू वेरी मच। मैं सबके साथ ये बात करना चाहती हूँ कि जब भी आप गायनोकोलॉजिस्ट सेलेक्ट करें, प्लीज़ उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करें कि वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं भी, कंसल्टेंट हैं भी या नहीं। और अगर आप कोई मतलब एक्सपेंसिव या फाइनेंसेस की वजह से थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि ये बहुत अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट हैं और ये मुझे फाइनेंशियली थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप प्लीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं। एटलीस्ट वहाँ जो भी डॉक्टर बैठे हुए हैं वो डॉक्टर तो हैं और उनके ऊपर सीनियर्स भी हैं। अगर कोई हाई रिस्क चीज़ या कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी तो उन्हें सपोर्ट और हेल्प करने के लिए बहुत से सीनियर डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। प्लीज़ क्वैक्स और छोटे मोटे क्लिनिक्स पे अपने आप को कॉम्प्लिकेट नहीं करें, अपने लिए बेहतर डॉक्टर सेलेक्ट करें, क्योंकि हेल्थ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर ज़हरा सफदर हमारे साथ मौजूद थी और हमने कोशिश की कि आपके जहनों के अंदर उठने वाले हर सवालात को डिफरेंट एंगल्स के साथ डॉक्टर साहबा के सामने रखें, ताकि हर एंगल से जो जवाब है वो आप लोगों तक पहुंचे। हमारा इस प्रोग्राम करने का बेसिकली जो विजन है, पर्पस है, मकसद है, वो आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करना है। क्योंकि हम रोज़ डेली बेसिस पे अपने क्लिनिक्स कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल कर रहे होते हैं, अर्निंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक जो टॉप, जैसे कि हम पहले हमेशा मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में 3 फेसेस आते हैं। एक तो ये होता है कि आप लर्न कर रहे होते हैं, फिर आप अर्न कर रहे होते हैं, फिर एक फेस आता है आप रिटर्न कर रहे होते हैं। तो हमारा इस प्रोग्राम का मकसद आप लोगों तक रिटर्न करना है। बाकी अल्लाह ने सब कुछ दिया होता है। आप अपने जहनों के अंदर उठने वाला जो भी सवाल होता है उसको कमेंट बॉक्स में आके लिखें, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है और हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है। हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो अपने आपके कमेंट्स की राय का एहतराम करते हुए हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे अपने गेस्ट को बुलाएं और आपके सवालों को बेस्ड ऑन साइंस आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। मुझे डॉक्टर ज़हरा सफदर और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।